चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कल के क्लास में विसरण और परासरण में अंतर पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग वो बिंदुओं को शुरुआत में पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि परासरण दाब, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, अति परासरी अल्परासरी विलयन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो केवल लिखने को बचा है। तो क्वेश्चन लिखिए, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है समझाइए। परासरण दाब क्या है समझाइए। हेडिंग डालिए, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। मैंने क्या बताया था, जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो उत्पन्न होने वाले द्रव्यस्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बताई थी, गेट बंद करो। दूसरी परिभाषा क्या बताई थी कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। ऐसा बोला था ना। आगे मुंह करके बैठो, घूम कर नहीं बैठना किसी को। तो परासरण दाब की दोनों परिभाषाएं दोबारा बताने की जरूरत है। सारे लोग कल आए थे ना, तो केवल लिख लीजिए सीधे। थोड़ा सा हल्का मैं बता देता हूं, ध्यान आ जाए तुमको। अगर नहीं ध्यान है तो एक पात्र था और हमने क्या बताया था, इसमें हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड में हमने क्या भर दिया, विलायक, और दूसरी साइड में क्या भर दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, विलायक के अणु विलयन में जाने लगेंगे और इस प्रकार से यहाँ एक प्रेशर उत्पन्न करेंगे। प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब, और ये द्रव स्थैतिक दाब, द्रवों में उत्पन्न होने वाले दाब को हम द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। चूंकि यह द्रव स्थैतिक दाब यहाँ पर परासरण क्रिया के कारण हो रहा है, इसलिए इस द्रव स्थैतिक दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। और इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें तो क्या होगा, इसे दाबमापी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, दाबमापी से जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो जो विलायक के अणु इधर आ रहे हैं, इसके अंदर एक दाब है, उसको हम ऐसे तो नहीं माप सकते, लेकिन हम इतना दाब लगाएंगे पिस्टन के द्वारा, इतना दाब लगाएंगे कि इधर जिसके अंदर जो दाब उत्पन्न हुआ है उसके बराबर जब ये बाह्य दाब हो जाएगा तो विलायक के अणु इधर से इधर जाना बंद हो जाएंगे। जब इधर इधर का बराबर होगा तभी तो विलायक के अणु इधर उधर जाना बंद होंगे। ये सब चर्चा बहुत ही विधिवत और डिटेल में कल के वीडियो में हुई है, कल के क्लास में हुई है। जो लोग कल नहीं आए थे, कल का लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर अपलोड कर दिया, अभी नहीं किया ना, तो ठीक है आज कर देंगे। हमें लगता है परसों वाला भी नहीं किया, तो परसों वाला, कल वाला, आज वाला, तीनों इकट्ठे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या परिभाषा बनेगी, किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होने वाले द्रव्यस्थैतिक दाब को उसका परासरण दाब कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बताई थी मैंने, कि जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और इसी के आधार पर अतिपरासरी, अल्परासरी, समपरासरी ये सब था, तो ये सब पढ़ा दिया मैंने कल की क्लास में ही। लिखिए आप लोग, लिखो हेडिंग डाली, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होने वाले द्रव्यस्थैतिक दाब को
उत्पन्न होने वाले द्रव्यस्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब अंडरलाइन कर दीजिए, नई लाइन से लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। जब किसी विलायक को ये दूसरी परिभाषा है, जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अति परासरी विलयन तथा अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं? अति परासरी विलयन तथा अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं? हेडिंग डालो अंग्रेजी में सीधे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बताइए अतिपरासरी और अल्परासरी विलयन किसे कहा जाता है? दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसका कम होता है उसे, हाँ, तो विधिवत चर्चा हुई थी पूरी डिटेल में कल के क्लास में इन सारे बिंदुओं पर, केवल लिखने को शेष बचा था। तो लिखिए आप लोग। हेडिंग डाली, लिखो समान ताप पर दो विलयनों में से समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन
तथा जिस पर विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो समपरासरी विलयन। अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? समपरासरी विलयन जिन दो विलयनों का परासरण दाब कैसा हो? समान हो, उन्हें क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन। और ऐसे विलयनों में क्या परासरण की क्रिया होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दाब समान है। तो इधर के एक साइड के विलायक के अणु दूसरी साइड नहीं जाएंगे, दूसरी साइड के पहली साइड में नहीं आएंगे, यानी कोई भी विलायक के अणुओं का आदान प्रदान दोनों विलयनों के बीच में नहीं होगा। तो लिखो समान ताप पर दो विलयनों में से, समान ताप पर जिन दो विलयनों का, देखो समान ताप पर जिन विलयनों का लिखो, दो जरूरी नहीं है, अधिक भी हो सकते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होती है। समपरासरी विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होती है। अगली हेडिंग डालो समदाबी विलयन। समदाबी विलयन, आइसोपिस्टिक सॉल्यूशंस। समदाबी विलयन क्या होता है? जिनका वाष्प दाब समान हो। वाष्प दाब क्या, अगला प्रश्न यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो केवल लिख लीजिए यहां पर लिखो समान ताप पर, क्या हुआ? समदाबी विलयन किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए आइसोपिस्टिक सॉल्यूशंस, और लिखो हैं समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। पूरा ध्यान हमारी आवाज पर केंद्रित करिए, अगर आपका छूट जाए तो कहिएगा। ध्यान कहीं और है और सुन रहे नहीं हो ध्यान से हमारी बात को, तो कहां से तो छूटता ही रहेगा, और उनका तो नहीं छूट रहा है। इतना भी तेज नहीं बोल रहे हैं, आराम से प्रॉपर बोल रहे हैं धीरे धीरे। समान ताप पर जिन विलयनों का वाष्प दाब समान होता है उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब अगला प्रश्न लिखो। हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण किसे कहा जाता है, पढ़ा था ना? तो कितने अनुसंख्यक गुण होते हैं बोलो? 4 होते हैं, कुल 4 अनुसंख्यक गुण होते हैं, ठीक है ना? 4 में पहला क्या होता है? परासरण दाब, जो कि हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है? वाष्प दाब का अवनमन, तो अब इसका नंबर है। और तीसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा क्या है? हिमांक का अवनमन। लेकिन जो क्वथनांक का उन्नयन तीसरा और चौथा है, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, वो दूसरा जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है। अगर वाष्प दाब का अवनमन आपको नहीं आता है अच्छे से, तो ना तो आपको समझ में आएगा क्वथनांक का उन्नयन और ना ही आपको समझ में आएगा हिमांक का अवनमन। तो बहुत ही ध्यान से दोनों इस प्रश्न को समझना है। वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन लिखो, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? वाष्प दाब
का अवनमन किसे कहते हैं? आगे लिखो, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की समीकरण लिखिए। हेडिंग डालिए, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अंग्रेजी लिखिए, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ध्यान दें। इसमें पहला शब्द है वाष्प, तो इसको जानना जरूरी, वाष्प क्या है। फिर जानना जरूरी है वाष्प दाब क्या है। अवनमन माने कम होना, तो अंत में हम जानेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन माने कम होना। वाष्प दाब कम कैसे हो जाता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है, हम ऐसा क्या कर दें कि वाष्प दाब कम हो जाए। ठीक है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमको क्लास में उठाया जाए और सीधे क्लास से भगा दिया जाए। पहली बात, स्ट्रेट होकर सीधे बैठिए, पूरा ध्यान से सुनिए। आधा दिमाग तुम्हारा जो है ऐसे कोई पकड़े क्या, इसमें अपना सिर नहीं रुक मिल रहा है इसके लिए तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है। हद है तुम लोगों से, क्या करोगे तुम लाइफ में। सीधे बैठो, एकदम लगना चाहिए कि यहाँ पढ़ने आए हो। तो वाष्प दाब का अवनमन हम किसे कहते हैं, उससे पहले जानना जरूरी है कि वाष्प क्या है, वाष्प दाब क्या है। देखो होता क्या है, ये हमारे पास एक पात्र है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक पात्र है, ओके। इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है मान लीजिए, ओके। यहां तक द्रव भरा हुआ है, क्लियर। तो द्रव के सबसे निचली सतह पर जो कण होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है, ये ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है और ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो ये द्रव की ऊपरी सतह पर आ जाता है, और ऊर्जा बढ़ती तो उड़ जाता है। यानी द्रव की ऊपरी सतह के अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए द्रव की सतह के अणु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर उड़ते रहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम अणुओं की ये प्रवृत्ति निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है, और इस प्रकार द्रवों का बाष्पीकरण होता रहता है। इस क्रिया को हम द्रव का बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, और वाष्प बनती रहती है, ओके। यही क्रिया कहाँ होती है, अभी हम लोग गर्मी आने वाली है, तो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों बना रहता है, इसी क्रिया की वजह से बना रहता है। होता क्या है कि जो घड़ा वो एकदम राउंड शेप में है, ठीक है ना, तो जितना राउंड शेप है वो टोटल क्या है, टोटल सरफेस है। जरा सा मुंह रह गया उसका, तो थोड़ी जगह पे तो ओपन सरफेस है, बाकी सारी सरफेस किससे कवर्ड है, किसके टच में है, मिट्टी के घड़े के टच में है, तो है तो सरफेस ही एक तरह से। तो जिस मॉलिक्यूल, जिस जल के जिस अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो किधर भागेगा, सतह की ओर। और वहां मिट्टी के घड़े में क्या मिल जाएगा उसे, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो बाहर निकल जाएगा अणु। तो जितने अणुओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है वो घड़े में क्या करते हैं, उन छिद्रों से बाहर निकलते रहते हैं, जिस कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा बना रहता है। आप स्टील के घड़े में ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टील के घड़े में जल का अणु भागेगा नहीं सरफेस की तरफ, उसमें भी सरफेस की तरफ बड़ी तेजी से भागेगा जब ऊर्जा बढ़ेगी कि कैसे हम निकल के बाहर चले जाएं। लेकिन क्या होगा, वहां उसको कोई पोर्स ही नहीं मिलेंगे, कोई छिद्र ही नहीं मिलेंगे जिनसे वो बाहर निकल सके। टकराएगा सरफेस से, फिर वापस लौट आएगा, और अधिक ऊर्जा वाला ये जल का अणु दूसरे अणु को भी ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा, दूसरे अणु की ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो स्टील के घड़े में क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है। अच्छा, पहले जो जितने बर्तन बनाए जाते थे वो राउंड शेप के बनाए जाते थे, इसके पीछे भी एक लॉजिक था।
ये सब साइंटिस्ट थे, ठीक है, और बड़ा अनुभव था इन लोगों के लिए। जो सरफेस टेंशन आज के समय में हम पढ़ते हैं वो पहले ही जानते थे कि अगर हम इसको, जैसे गिलास है एकदम सीधा सीधा, उसमें हम पानी पीते हैं ना, तो एकदम सीधा पानी है, तो सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है। जो सबसे ऊपरी सतह पर जो मॉलिक्यूल है उस पर सबसे ज्यादा अंदर की ओर तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो सरफेस पर टेंशन ज्यादा है। और ज्यादा टेंशन वाला ये पानी पियोगे तो क्या होगी, ज्यादा टेंशन पैदा करेगा अंदर जाकर के। इतनी हंसने की बात नहीं है, कोई मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। हाई सरफेस टेंशन, आप लॉजिक देखिए, कहीं भी मटकी का जिक्र है, ठीक है, मटकी का जिक्र है ना, लेकिन कहीं भगोना का जिक्र है, पतीली का जिक्र है कि नहीं है? लेकिन कहीं भी आप भगोने का जिक्र नहीं पढ़ोगे पुरानी पुस्तकों में कि ये पुरानी समय में एक भगोना हुआ करता था, ठीक है। कहीं खुदाई में भी नहीं मिला। जितने भी खाना पकाने वाले, खाद्य वस्तुओं को रखने वाले जितने भी बर्तन मिले खुदाई में भी, वो सब कैसे मिले, राउंड शेप के मिले। तो क्या कारण था? कुछ तो लॉजिक रहा होगा, कुछ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन लोगों का रहा होगा कि उन्होंने सारी चीजों को गोल बनाया। तो अब आप लोटा देखिए गोल बनाया, लोटे में लोग पहले पानी पीते थे ना, अब लोटे की जगह पे क्या आ गया, गिलास आ गया, ठीक है। तो लोटे में राउंड शेप होता है ना, तो सरफेस टेंशन एकदम जीरो हो जाता है। राउंड शेप है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब जीरो सरफेस टेंशन वाला पानी पियोगे तो जीरो टेंशन देगा, ठीक है ना, टेंशन मुक्त रहोगे। तो ये खान पान से इन सब चीजों का असर पड़ता है। खैर अब उस पर नहीं जाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन घड़े की बात आई तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के समझने वाली बात यह है कि कोई भी द्रव हो, उसकी ऊपरी सतह के अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, जिस कारण द्रव की ऊपरी सतह के अणु द्रव की सतह को छोड़कर के बाहर उड़ते रहते हैं। अणुओं की इस प्रवृत्ति को निर्गामी प्रवृत्ति कहते हैं। आप कटोरी में जल रख दीजिए, कुछ नहीं करना, आपको गर्म करने की जरूरत है, कुछ दिन बाद गायब हो जाए, कहाँ चला गया, इसी क्रिया के द्वारा। ये जो निर्गामी प्रवृत्ति है, ठीक है ना, इवेपोरेशन हो जाएगा। वेपोरेशन और इवेपोरेशन दोनों में अंतर है। तो बाष्पीकरण की क्रिया, ये प्रोसेस हमेशा अपने आप चलता रहता है। जिन पार्टिकल, जिन अणुओं की ऊर्जा, जिन जल के अणुओं की ऊर्जा अधिक होती जाएगी, वो सतह की तरफ भागेंगे, और वहां से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, वातावरण में आ जाएंगे और वाष्प बन जाएंगे, तो उड़ जाएंगे। समझ में बात आ गई? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि किसी भी द्रव के सतह के अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिस कारण द्रव की सतह के अणु द्रव की सतह को छोड़कर के बाहर उड़ते रहते हैं। अणुओं की इस प्रवृत्ति को निर्गामी प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार द्रवों का बाष्पीकरण होता रहता है। अब ये बात उड़ गई, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम क्या करें, इस पात्र को बंद कर दें, ढक दें, तो क्या होगा? तो जो वाष्प अभी उड़ रही थी वो कहाँ इकट्ठी होगी, यहीं तो इकट्ठी होगी ना। कहाँ इकट्ठी होगी, यहीं इकट्ठी होगी। और वाष्प क्या है, द्रव की गैसीय अवस्था। वाष्प क्या है, द्रव की गैसीय अवस्था को ही तो वाष्प कहते हैं। और गैस का काम हमेशा क्या होता है, एक दाब उत्पन्न करना। तो ये वाष्प क्या करेगी, ये जो वाष्प यहाँ बंद पात्र में जो वाष्प इकट्ठी होगी, वो द्रव की ऊपरी सतह पर एक दाब डालेगी। वाष्प के द्वारा डाला गया यह दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। बात समझ में आ गई? तो किसी द्रव की सतह पर ये जो वाष्प के द्वारा दाब डाला जाएगा, यही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं वाष्प दाब के अवनमन की ओर। ये थोड़ा रफली डायग्राम है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में क्या भर दिया, शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया, शुद्ध विलायक, एकदम शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। यानी द्रव की ऊपरी सतह पर केवल किसके अणु होंगे, बोलो, विलायक के अणु होंगे, विलायक के तो होंगे। और ये उड़ेंगे, इनको कोई रुकावट है, कोई रुकावट नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ये उड़ेंगे, खूब ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगी, और खूब वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प बनेगी तो सिंपल सी बात है, द्रव की सतह पर ज्यादा दाब डालेगी तो वाष्प दाब यहाँ पर ज्यादा होगा। ये बात तो हमने अभी यहाँ पर भी सीखी जानी। लेकिन अब ऐसा क्या कर दिया जाए, ये ऐसा क्या हो जाता है कि द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। हम कम वाली बात को पढ़ने जा रहे हैं ना,
बास दाब का अवनमन यानी बास दाब का कम होना। तो कम कैसे हो जाता है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, इसी पात्र में, अलग पात्र नहीं है, इस समय हमने जो क्लिक किया है फोटो, ये तब का है जब केवल विलायक भरा है। अब हम ये जो दूसरा फोटो क्लिक करने जा रहे हैं, ये कौन सा होगा, जब हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे। पात्र अलग अलग नहीं है, समझ गए ना बात के लिए। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब मिला दिया जाएगा तो क्या होगा बच्चा, बताइए। जो विलायक के अणु हैं, उन विलायक के अणुओं के बीच बीच में किसके अणु आ जाएंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु आ जाएंगे। अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय के अणु इन विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाएंगे। और अब ये क्या बन गया, विलयन बन गया, विलयन। अब ये क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु जब विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाएंगे तो विलायक के अणुओं को उड़ने में रुकावट पैदा करेंगे। आ माने नहीं, बाष्पशील माने बाष्पशील। जो आ बाष्पशील नहीं है, जो उड़ेगा नहीं, और सिंपल सी बात है, ये ना तो उड़ेगा, और जो उड़ेगा नहीं वो दूसरे को भी उड़ने में रुकावट पैदा ही करेगा, तो ना उड़ेगा ना उड़ने देगा। ठीक है, ये विलायक का अणु है, और इधर उधर इसके इधर उधर कौन है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणु। ये विलायक का अणु ऊपर उड़ना चाहेगा तो ये कहेगा ये कहाँ जा रहे हो, तो उड़ने देगा, नहीं उड़ने देगा, इसकी टांग खींचेगा ये। जैसे कुछ लोग होते हैं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, तो वैसे ही यहाँ पर ना उड़ेंगे और ना उड़ने देंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर जो सतह है उस पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो गई, जिससे एक साथ उड़ने वाले अणुओं की संख्या में भी कमी आ गई। यहाँ एक साथ उड़ने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वाष्प बनेगी, यहाँ एक साथ उड़ने वाले अणुओं की संख्या कम है तो कम वाष्प बनेगी। और रुकावट भी होगी, यहाँ पर एकदम ऐसे वाष्प बनेगी, यहाँ पर एकदम ऐसे वाष्प बनेगी, हल्के हल्के बनेगी, तो वाष्प कम बनेगी ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, इतनी सारी वाष्प ना बन करके थोड़ी वाष्प बनेगी, वाष्प कम बनेगी। और जब कम वाष्प बनेगी तो कम वाष्प के द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा वो भी तो कम ही होगा। बोलिए, तो इस प्रकार क्या हुआ, हमने जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं और विलायक के अणुओं को उड़ने में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे वाष्प कम बनती है और वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन माने होता ही है कम, कम होना। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए, स्टार्टिंग में कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि अरे चलो 2-4 दिन बैठे, उनको पढ़ना नहीं है, लेकिन वो भरपूर माहौल क्लास में खराब करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी के द्वारा भेजे भी जाते हो, हाँ ये सब होता है, हाँ ठीक है, कुछ लोग करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट हमारे क्लास को अटेंड ना करे, वरना हमने देख लिया तो क्लास से हम भगा जरूर देंगे तुमको। केवल वही लोग पढ़े जो वास्तव में कुछ सीखने के लिए आए हैं, हम सिखाने के लिए खड़े हैं, यहाँ इसके लिए नहीं कि ये क्लास केवल मनोरंजन का क्लास है कि चलो हाँ तिवारी सर के भी पास भी पढ़े आते हैं, वहाँ बैठाते हैं, ये सब नहीं चल पाएगा यहाँ पर। इसलिए जिन लोगों को समझना हो, सीखना हो, मेहनत करनी हो, वो लोग यहाँ पर बैठें, बाकी लोगों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। गर्ल्स बॉयज दोनों से कह रहा हूँ, ठीक है। कई बार हम डांटते हैं तो गर्ल्स सोचती हैं हमारी डांट नहीं पड़ रही, पीछे वालों की डांट पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट नजर आते हैं, सारे स्टूडेंट हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। ठीक है, सबके साथ समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो टॉपर हो फ्लॉपर हो, किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारे प्रिय रहोगे, नहीं पढ़ोगे कायदे से क्लास में नहीं रहोगे, क्लास के बाहर दिखाई दोगे। तो और मैं तो ये कहता हूँ, अभी देखिए इंटर वालों से पूछिएगा, प्री बोर्ड 3 पेपर आ चुके हैं विद्यालय में आपके, आधे नंबर का भी क्वेश्चन हमारे इस बार नोट से बाहर नहीं गया। आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ, कोई साल ऐसा नहीं हुआ जिस साल आधे नंबर का भी प्रश्न हमारे नोट से, हमारे पढ़ाई लिखाई से बाहर का आया हो, आज तक का रिकॉर्ड है। यानी आपको 100% पेपर मिलना है, तो आप सारे लोग 100% की तैयारी करिए। बोर्ड कितने नंबर देगा वो दूसरी बात है,
कभी भी छोटा मत सोचो। अगर आपने ये सोचा कि हम यूपी टॉप करेंगे, इसे ये बात सोचने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है बताइए, हैं? कुछ पैसा खर्च हो रहा है? लेकिन अगर ये सोच लिया, कुछ लोग कहते हैं सपने मत देखो, सोचो मत। अरे क्यों नहीं सपने देखो, सपने देखेंगे तभी तो कुछ प्रेरणा अंदर पैदा होगी। ये थोड़ी कि हाई स्कूल में जिस बच्चे ने टॉप किया है वही बच्चा टॉप करेगा, हम तो बेकार हैं, हमको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आज का ये क्लास है और मैं जब टेस्ट लेना शुरू करूंगा, जब तैयारी होगी, सितंबर में मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, अक्टूबर से जब तैयारी होगी तब आप लोगों को दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चुपचाप बैठे रहते थे इसी क्लास में और वो अच्छा स्कोर टेस्ट में किया करेंगे, उनकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है, और वो दिखाई देंगे अक्टूबर में। और बहुत सारे ऐसे भी तुमको दिखाई देंगे जो अभी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और बाद में एकदम फ्लॉप नजर आएंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा। हर साल यही होता है। तो आप कोई भी बच्चा, भले ही आपको, मैं तो कहता हूं आपको जीरो आता, कुछ नहीं आता, आज से ही आप पढ़ना शुरू किए हैं, आप ये मानिए मत हमें पहले से कुछ आता है तभी समझ में आएगा। क्यों मानते हो ये बात? हम तो इस तरह पढ़ा ही नहीं रहे कि तुमको कल कुछ आता होगा तब तुमको आज समझ में आएगा। आप लोगों को लगता भी होगा मैं इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि ये वाली बात मैंने पहले बताई थी, अब वो वाली बात नहीं बताई, उसके आगे वाली बात शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। तो कोई भी, तुम ये क्यों सोचते हो कि और बच्चे अच्छे हैं, हम बेकार हैं? अब तुम बेकार बना ही रख लो अपने आप के लिए, तो तुम जानो इतनी जो है भगवान ने प्रजातियां बनाई हैं, उनमें एक मनुष्य भी है। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों बनाया गया है? क्योंकि उसके पास विद्या है, ज्ञान है, ये सब चीजें हैं। तो जो एजुकेशन है वही तो हम लोगों के लिए मनुष्य प्रजाति को अन्य प्रजातियों से डिफर करती है। बताइए, अब एजुकेशन को तुमने अपनाया नहीं, तुमने वो काम किए जो एक अन्य प्रजातियां भी कर सकती हैं। तो भगवान अगली बार ये वाला जो शरीर है इसको छीन लेंगे। आत्मा का कोई रूप थोड़ी है, शरीर का रूप है ना, इसको छीन लेंगे। जैसे काम तुम कर रहे हो वही वाले में उसी में डाल देंगे कि जाओ, तुम्हारी तो हम तो गलती कर दी, तुमको इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दे दिया, तुम तो इसके लायक थे, कीड़ा, चलो कीड़ा बना दो। ये काम तो डॉगी भी कर सकता था जो तुमने किया पृथ्वी पर जाकर के। देखो, मेरा अपना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी तो भगवान यही सब सोच करके ये सब करता होगा आपको, ठीक है ना। मतलब मनुष्य की आत्मा एक डॉगी में डाल दी, डॉगी की आत्मा एक मनुष्य में, अब डॉगी ने कुछ अच्छा कर दिया तो लगा यार ये तो गलती ये भी हमसे हो गई, ये तो मनुष्य वाले काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, इसको तो मनुष्य क्या शरीर देना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप ये क्यों मानते हो? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंचेगी, ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100% आपको पेपर मिलेगा, हमेशा मिलता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे आपको बाहर जाए। अब जो मैं लिखा रहा हूं उससे जब 100% पेपर मिलेगा तो हम 100% तैयार क्यों नहीं कर सकते? और हम 100% अगर तैयार कर लेंगे, अब अभी देखो, अभी मैं आपको बिल्कुल याद कराते हुए चल रहा हूं, अक्टूबर से सिर्फ इस क्लास में याद होगा और वो याद होगा जो पहले से ही हम याद कर चुके होंगे। तो सोचो क्या स्थिति होगी। अब तुम अगर एक टीचर आपको तैयारी के नए नए आयाम उपलब्ध करा सकता है, ठीक है, तैयारी आपको ही करनी होगी, ठीक है। तैयारी नहीं हम कर सकते, अगर हमारे हिस्से में तैयारी करना भी होता तो हम कर लेते। अब तुम क्लास में बैठ करके बातें कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये बिल्कुल ना करें। अगर आपके आसपास कोई बच्चा बोल रहा है फालतू, आप खड़े हो जाइए, सर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी दिन वो क्लास से बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या तो तुमको बाहर मारेगा, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? तुम क्या तिवारी सर को ऐसा समझते हो? हम उसको घर तक जा करके मारेंगे। हाँ, तुमको ये ऐसी समझ लिया तुमने हमारे लिए क्या? यहाँ से ले घर तक मारेंगे रपटा करके। तो कुल मिलाकर के कहने, ये सब बातों पर ध्यान, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए और 100% पेपर करने की तैयारी करिए आज से। अब तुम परीक्षा से 1-2 महीना पहले हम अलर्ट होंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फिर हमेशा अच्छा स्कोर वही बच्चा एग्जाम में करता है जो शुरुआत से पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देता है, पहले दिन से चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। अब जो स्टूडेंट परीक्षा के 15 दिन बचे, अब उसका दिमाग खुला, रहे परीक्षा आ गई तो क्या हुआ तुम्हारा फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी है क्लास में कोई भी आवाज ना आए,
सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे जब मैं बोलूं। तुम्हारी आवाज सुनाई दे सकती है मेरे बोलने के दौरान, बशर्ते आपको कोई डाउट हो, सर मुझे ये बात समझ में आई, सर फिर से बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई बात सुनाई ना दे। कई बच्चे कह रहे हैं सर हम उनसे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे, हो सकता है तुम पूछ रहे हो, लेकिन तब मत पूछो जब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। किसी परिभाषा के 2 शब्द हटा दीजिए, 1 शब्द हटा दीजिए, आप पूरी परिभाषा खत्म। समझ रहे हो ना? तो आपने तो पूरी लाइनें गायब कर दी, पूरी लाइन हमने बोल दी, तुमने उससे बात कर रहे थे उस टाइम पर, तो क्या समझ में आएगा? तो टीचर के एक एक शब्द पर जो बच्चा शुरुआत से ही ध्यान देगा, पढ़ाई लिखाई को गंभीरता से लेगा, उसका तो मैं तो कहता हूं सारे लोग यूपी की तैयारी करो। तुम क्यों क्लास में टॉप करने की तैयारी करते हो या कुछ चंद नंबर लेने की तैयारी करते हो? इसमें हंसने की बात नहीं, कुछ लोग मुस्कुरा दिए मेरी इस बात पर। क्यों नहीं कर सकते हो? आज अभी तो शुरुआत है ना, सारे लोग अच्छे से तैयारी करिए, किसी से कंपटीशन मत करो, खुद से कंपटीशन करो। आज 20% पर हो, कल अपने आप को 30% पर लाओ, अगले दिन 40 पर लाओ, धीरे धीरे करके आप 100% पर पहुंच जाओगे। मैं नहीं कह रहा कि आज से ही तुम 100% की तैयारी कर लोगे, 100% बहुत अच्छे बच्चे हो जाओगे। इंप्रूव खुद से करिए ना, आप दूसरे से कंपटीशन करोगे, 90% वाले तुम 10% की लाइन में खड़े हो तो पढ़ोगे, परेशान होगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। खुद से कंपटीशन करो, खुद को रोज इंप्रूव करो, प्रतिदिन इंप्रूव करो, और एक दिन तुम 100% वाले हो जाओगे। समझ में बात आ गई? समय लगता है चीजों में, तो बिल्कुल कोई बच्चा बोला ना करे, और ये बातें बार बार नहीं बोलूंगा मैं। अब सीधे कल से मैं यहां से क्लास से बाहर करना शुरू करूंगा। तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि किसी शुद्ध विलायक में जब कोई आवाजशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो आवाजशील विलेय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं और विलायक के अणुओं को उड़ने में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे वाष्प कम बनती है, और जब कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कम उत्पन्न करेगी। तो वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी बताइए? किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से क्या हुआ? वाष्प दाब कम हो गया। तो क्या लिखोगे एक लाइन में परिभाषा? किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो इसमें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं तथा विलायक के अणुओं को उड़ने में रुकावट पैदा करते हैं, जिस कारण वाष्प कम बनती है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्लियर है? और फिर नई लाइन से लिख दिया इन्वर्टेड कामा में, यही 1 लाइन डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर हम मान लें कि इसका वाष्प दाब P है और इसका वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा बताइए? वाष्प दाब का अवनमन, किसका वाष्प दाब ज्यादा है? विलायक का। किसका कम हो गया? तो क्या हो जाएगा? P माइनस PS हो जाएगा। तो एक और परिभाषा यहां से बन सकती है क्या? किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो गई? किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन। एनी प्रॉब्लम? तो लिखा दिया जाए। इसके आगे और भी आते हैं लेकिन यहीं तक लिखिए क्योंकि समय कम है। लिखो हेरिंग डाल ली आप लोगों ने। देखो, यदि किसी द्रव को एक बंद पात्र में रखें, यदि किसी द्रव को एक बंद पात्र में रखें, यदि किसी द्रव को एक बंद पात्र में रखें तो द्रव की वाष्प के अणु द्रव की सतह पर, तो द्रव की वाष्प के अणु द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं जिसे वाष्प दाब कहते हैं।
और थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लीजिए आप लोग, इस स्पीड से काम नहीं चलेगा। अलर्ट मोड में बैठा करो, मेरी आवाज पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे, मैं थोड़ा तेज भी बोलूंगा तब भी लिख पाओगे। जिसे बांसदाब कहते हैं, लिख लिया? बांसदाब अंडरलाइन करो, नई लाइन से लिखो। किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं, विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं, तथा विलायक के अणुओं को वाष्पित होने में रुकावट पैदा करते हैं। विलायक के अणुओं को वाष्पित होने में रुकावट पैदा करते हैं। जिस कारण विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। जिस कारण विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। नई लाइन से इन्वर्टेड काम है, लिखो। अतः किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कामा क्लोज करो, नई लाइन से लिखो। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो डैश लगा दो, फार्मूला उतार लो। वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। नई लाइन से इन्वर्टेड कामा में लिखो। अतः शुद्ध विलायक के वाष्प दाब
तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, रफली बना लीजिए, बहुत टिपिकल नहीं है, घर पे जाके अच्छे से सुंदर बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।